क्या आपने कभी गौर किया है कि हम अक्सर जिन बुराइयों का विरोध करते हैं वही बुराइयां हमारे अंदर छिपी होती है। जब तक हम नीचे खड़े होते हैं तब तक ऊंच नीच और अन्याय के खिलाफ बातें करना आसान होता है, पर जैसे ही हमें ताकत, रुतबा या झूठी शान की थोड़ी सी हवा लगती है, हमारा सारा ज्ञान और आदर्श कहाँ गायब हो जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद्र की यह अमर कहानी नशा एक गरीब छात्र वीर और उसके अमीर दोस्त ईश्वरी के बीच की है। एक तरफ वीर जो जमींदारों को गरीबी का खून चूसने वाले जोंक कहता है और दूसरी तरफ ईश्वरी जो रईसी की दुनिया में पला बड़ा है। लेकिन क्या होता है जब छुट्टियों में वीर अपने रईस दोस्त के महलनुमा घर में पहुंचता है? क्या उसके सिद्धांत टिकाऊ रहते हैं या झूठी शान का नशा उसकी इंसानियत को ही निगल जाती है? आइए सुनते हैं इंसानी फितरत, दोहरेपन और घमंड के आईने को उघाड़ती यह बेहद सीख देने वाली दास्तान। ईश्वरी एक बड़े जमींदार का लड़का था और मैं गरीब कलर था, जिसके पास मेहनत मजदूरी के सिवा और कोई जायदाद न थी। हम दोनों में आपस में बहसें होती रहती थी। मैं जमींदारी की बुराई करता, उन्हें खूंखार जानवर और खून चूसने वाली जोंक और पेड़ों की चोटी पर फूलने वाला परजीवी पौधा कहता। वह जमींदारों का पक्ष लेता, पर स्वभाव से ही उसका पहलू कुछ कमजोर होता था, क्योंकि उसके पास जमींदारों के समर्थन में कोई दलील न थी। वह कहता कि सभी इंसान बराबर नहीं होते, छोटे बड़े हमेशा होते रहेंगे। कमजोर दलील थी। किसी मानवीय या नैतिक नियम से इस व्यवस्था को सही ठहराना कठिन था। मैं इस बहस की गर्मा गर्मी में अक्सर तेज हो जाता और चुभने वाली बात कह जाता, लेकिन ईश्वरी हार कर भी मुस्कुराता रहता था। मैंने उसे कभी गुस्सा होते नहीं देखा। शायद इसका कारण यह था कि वह अपने पक्ष की कमजोरी समझता था। नौकरों से वह सीधे मुंह बात नहीं करता था। अमीरों में जो एक बेदर्दी और अकड़ होती है, उसमें उसे भी अच्छा खासा हिस्सा मिला था। नौकर ने बिस्तर लगाने में जरा भी देर की, दूध जरूरत से ज्यादा गर्म या ठंडा हुआ, साइकिल अच्छी तरह साफ नहीं हुई तो वह आपे से बाहर हो जाता था। सुस्ती या बदतमीजी उसे जरा भी बर्दाश्त न थी, पर दोस्तों से और खास तौर पर मुझसे उसका व्यवहार प्यार और नम्रता से भरा हुआ होता था। शायद उसकी जगह मैं होता तो मुझसे भी वही कड़वाहट पैदा हो जाती जो उसमें थी, क्योंकि मेरा जनता प्रेम सिद्धांतों पर नहीं, अपनी हालत पर टिका हुआ था। लेकिन वह मेरी जगह होकर भी शायद अमीर ही रहता, क्योंकि वह स्वभाव से ही आराम पसंद और ठाठ बाट चाहने वाला था। इस बार दशहरे की छुट्टी में मैंने तय किया कि घर न जाऊंगा। मेरे पास किराए के लिए रुपए न थे और न घर वालों को तकलीफ देना चाहता था। मैं जानता हूँ वे मुझे जो कुछ देते हैं वह उनकी हैसियत से बहुत ज्यादा है। उसके हिसाब से उसके साथ ही परीक्षा का ख्याल था। अभी बहुत कुछ पढ़ना है। हॉस्टल में भूत की तरह अकेले पड़े रहने को भी जी न चाहता था। इसलिए जब ईश्वरी ने मुझे अपने घर का न्योता दिया तो मैं बिना ज्यादा जिद के राजी हो गया। ईश्वरी के साथ परीक्षा की तैयारी खूब हो जाएगी। वह अमीर होकर भी मेहनती और होशियार है, उसने इसके साथ ही कहा। लेकिन भाई, बात का ध्यान रखना, वहाँ अगर जमींदारों की बुराई की तो मामला बिगड़ जाएगा और मेरे घर वालों को बुरा लगेगा। वे लोग तो किसानों पर इसी दावे से राज करते हैं कि ईश्वर ने किसानों को उनकी सेवा के लिए ही पैदा किया है। अगर किसान और जमींदार में कोई बुनियादी फर्क न रहे तो जमींदारों का कहीं नामो निशान न रहे। मैंने कहा, तो क्या तुम समझते हो कि मैं वहां जाकर कुछ और बन जाऊंगा? हाँ, मैं तो यही समझता हूँ। तुम गलत समझते हो। ईश्वरी ने इसका कोई जवाब न दिया। शायद उसने इस मामले को मेरी समझदारी पर छोड़ दिया और बहुत अच्छा किया। अगर वह अपनी बात पर अड़ता तो मैं भी जिद पकड़ लेता। सेकंड क्लास तो क्या, मैंने कभी इंटर क्लास में भी सफर न किया था। इस बार सेकंड क्लास में सफर का सौभाग्य मिला। गाड़ी तो 9 बजे रात को आती थी, पर यात्रा की खुशी में हम शाम को स्टेशन जा पहुंचे। कुछ देर इधर उधर टहलने के बाद रिफ्रेशमेंट रूम में जाकर हम लोगों ने खाना खाया।
मेरी वेशभूषा और रंग ढंग से वेटर को यह पहचानने में देर न लगी कि मालिक कौन है और पिछलग्गू कौन, लेकिन न जाने क्यों मुझे उनकी यह ढिठाई बुरी लग रही थी। पैसे ईश्वरी के जेब से गए। शायद मेरे पिता को जो तनख्वाह मिलती है उससे ज्यादा इन वेटरों को मिल जाती हो। 50 पैसे तो चलते समय ईश्वरी ही ने दी। 5 कूली मजदूरों ने हमारा सामान उठाया। दोनों सज्जन पीछे पीछे चले। एक मुसलमान था, रियासत अली, दूसरा ब्राह्मण था, राम हरग। दोनों ने मेरी ओर जानी पहचानी आंखों से देखा, मानो कह रहे हो, तुम कौवे होकर हंस के साथ कैसे? रियासत अली ने ईश्वरी से पूछा, यह बाबू साहब क्या आपके साथ पढ़ते हैं? ईश्वरी ने जवाब दिया, हाँ, साथ पढ़ते भी हैं और साथ रहते भी हैं। यूं कहिए कि इन्हीं की बदौलत मैं इलाहाबाद में पढ़ा हूँ, नहीं तो कब का लखनऊ चला आया होता। इस बार मैं इन्हें घसीट लाया। इनके घर से कोई तार आ चुके थे, मगर मैंने मना करने वाला जवाब दिलवाया। आखिर तार तो अर्जेंट था, जिसकी फीस 4 आने प्रति शब्द है, पर यहाँ से उनका भी जवाब मना करने वाला ही था। दोनों सज्जनों ने मेरी ओर हैरान आंखों से देखा, रोब में आ जाने की कोशिश करते दिखे। रियासत अली ने आधी झिझक के स्वर में कहा, लेकिन आप बड़े सादे कपड़े में रहते हैं। ईश्वरी ने शंका दूर की, महात्मा गांधी के भक्त हैं साहब, खद्दर के सिवा कुछ पहनते ही नहीं, पुराने सारे कपड़े जला डाले। यूं कहिए कि राजा हैं। 2.5 लाख सालाना की रियासत है, पर आपकी सूरत देखो तो लगता है अभी अनाथालय से पकड़ कर आए हैं। राम हरख बोले, अमीरों का ऐसा स्वभाव बहुत कम देखने में आता है, कोई ताड़ ही नहीं सकता। रियासत अली ने समर्थन किया, आपने महाराजा चंगाली को देखा होता तो दांतों तले उंगली दबाते। एक मोटे कपड़े की कमीज और चमड़े के जूते पहने बाजारों में घुमा करते थे। सुनते हैं एक बार बेगार में पकड़े गए थे और उन्हीं ने 10 लाख से कॉलेज खोल दिया। मैं मन ही मन गड़ जा रहा था, पर न जाने क्या बात थी कि यह सफेद झूठ उस वक्त मुझे हंसने लायक न लगा। उसके हर वाक्य में साथ मानो मैं उस काल्पनिक ठाठ बाट के और पास जाता आता था। मैं बड़ा घुड़सवार नहीं हूँ। हाँ, बचपन में कई बार कद्दू घोड़ों पर सवार हुआ हूँ। यह देखा तो 2 ऊंचे नस्ल के घोड़े हमारे लिए तैयार खड़े थे। मेरी तो जान ही निकल गई। सवार तो हुआ पर टांगे कांप रही थी। मैंने चेहरे पर सिकन न पड़ने दी, घोड़े को ईश्वरी के पीछे डाल दिया। भलाई यह हुई कि ईश्वरी ने घोड़े को तेज न किया, वरना शायद मैं हाथ पैर तुड़वा कर लौटता। मुमकिन है ईश्वरी ने समझ लिया हो कि यह कितने पानी में है। ईश्वरी का घर क्या था, किला था, महल जैसे फाटक दरवाजे पर पहरेदार टहलता हुआ, नौकरों का कोई हिसाब नहीं, एक हाथी बंधा हुआ था। ईश्वरी ने अपने पिता, चाचा, ताऊ आदि सबसे मेरा परिचय कराया और उसी बढ़ा चढ़ा कर की गई तारीफ के साथ ऐसी हवा बांधी कि कुछ न पूछिए। नौकर चाकर ही नहीं, घर के लोग भी मेरी इज्जत करने लगे। देहात के जमींदार लाखों का मुनाफा, मगर पुलिस कांस्टेबल को अफसर समझने वाले कई लोग तो मुझे हुजूर हुजूर कहने लगे। जब जरा अकेलापन मिला तो मैंने ईश्वरी से कहा, तुम बड़े शैतान हो यार, फजीहत क्यों करा रहे हो? ईश्वरी ने पक्की मुस्कान के साथ कहा, इन गधों के सामने यही चाल जरूरी थी, वरना सीधे मुंह बोलते भी नहीं। थोड़ी देर के बाद नाई हमारे पांव दबाने आया। कुंवर लोग स्टेशन से आए हुए हैं, थक गए होंगे। ईश्वरी ने मेरी ओर इशारा करके कहा, पहले कुंवर साहब के पांव दबा। मैं चरपाई पे लेटा हुआ था। मेरी जिंदगी में ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि किसी ने मेरे पांव दबाए हों। मैं इसे अमीरों के चोंचले, रईसों का गधापन और बड़े आदमियों की अकड़ और न जाने क्या क्या कहकर ईश्वरी का मजाक उड़ाया करता था, और आज मैं जन्मजात रईस बनने का नाटक कर रहा था। इतने में 10 बज गए। पुराने जमाने के लोग थे। नई रोशनी अभी केवल पहाड़ की चोटी तक पहुंच पाई थी। अंदर से खाने का बुलावा आया। हम नहाने चले। मैं हमेशा पानी धोती खुद निचोड़ कर सुखा लिया करता हूँ, मगर यहाँ मैंने ईश्वरी की ही तरह अपनी धोती भी छोड़ दी। अपने हाथों अपनी धोती सुखाते शर्म आ रही थी।
अंदर खाना खाने चले। हॉस्टल में जूते पहने मेज पर जम जाते थे। यहाँ पाँव धोना जरूरी था। सेवक पानी लिए खड़ा था। ईश्वरी ने पाँव बढ़ा दिए। सेवक ने उसकी पाँव धोए। मैंने भी पाँव बढ़ा दिया। सेवक ने मेरे भी पाँव धोए। मेरा यह विचार न जाने कहाँ चला गया था। सोचा था वहाँ देहात में मन लगाकर खूब पढ़ेंगे, पर यहाँ सारा दिन घूमने फिरने में कट जाता था। कहीं नदी में बड़ी नाव पर सैर कर रहे हैं, कहीं मछलियाँ या चिड़ियों को शिकार खेल रहे हैं, कहीं पहलवानों की कुश्ती देख रहे हैं, कहीं शतरंज पर जमे हैं। ईश्वरी खूब अंडे मंगवाता और कमरे में स्टोव पर ऑमलेट बनाते। नौकरों का एक झुंड हमेशा घेरे रहता। अपने हाथ पांव हिलाने की कोई जरूरत नहीं, केवल जुबान हिला देना ही काफी है। नहाने बैठो तो आदमी नहलाने को हाजिर, लेटो तो आदमी पंखा झेलने को खड़े। महात्मा गांधी का कुंवर चेला मशहूर था। भीतर से बाहर तक मेरा रूप था। नाश्ते में जरा भी देर ना होने पाए, कुंवर साहब नाराज ना हो जाए। बिछौना ठीक समय पर लग जाए, कुंवर साहब के सोने का समय आ गया। मैं ईश्वरी से भी ज्यादा नजाकत वाला बन गया या बनने पर मजबूर किया गया। ईश्वरी अपने हाथ से बिस्तर बिछा ले, लेकिन कुंवर मेहमान अपने हाथों से कैसे बिस्तर बिछा सकते हैं कि महानता में दाग लग जाएगा। एक दिन सचमुच यही बात हो गई। ईश्वरी घर में था। शायद अपनी माता से कुछ बातचीत करने में देर हो गई। यहाँ 10 बज गए। मेरी आंखें नींद से झपक रही थी, मगर बिस्तर कैसे लगाऊं? कुंवर जो ठहरा। कोई 11:30 बजे नौकर आया। बड़ा मुंह लग्गा नौकर था। घर के धंधों में मेरा बिस्तर लगाने की उसे याद ही नहीं रही। अब जो याद आई तो भागता हुआ आया। मैंने उसे इतना डांटा कि उसने भी याद किया होगा। ईश्वरी मेरे डांट सुनकर बाहर निकल आया और बोला, तुमने बहुत अच्छा किया। ये सब कामचोर इसी व्यवहार के लायक हैं। इसी तरह ईश्वरी एक दिन एक जगह दावत में गया हुआ था। शाम हो गई, मगर लैंप मेज पर रखा हुआ था। माचिस भी थी, लेकिन ईश्वरी खुद कभी लैंप नहीं जलाता था। फिर कुंवर साहब कैसे जलाए? मैं चिढ़ रहा था। अखबार रखा हुआ था, जी उधर लगा हुआ था, पर रोशनी नदारद। इत्तेफाक से उसी वक्त मुंशी रियासत अली आ निकले। मैं उन्हीं पर उबल पड़ा। ऐसी फटकार लगाई कि बेचारा सन रह गया। हम लोगों को इतनी फिक्र भी नहीं कि लैंप जला दो। मालूम नहीं ऐसे कामचोर आदमियों का यहाँ कैसे गुजारा होता है। मेरे यहाँ घंटे भर टिक न पाए। रियासत अली ने कांपते हुए हाथों से लैंप जला दिया। वहाँ ठाकुर अक्सर आया करता था। कुछ मनचला आदमी था। महात्मा गांधी का परम भक्त। मुझे महात्मा जी का चेला समझकर मेरी बड़ी इज्जत करता था, पर मुझसे कुछ पूछते झिझकता था। एक दिन मुझे अकेला देखकर आया और हाथ जोड़कर बोला, सरकार, गांधी बाबा के चेले है ना? लोग कहते हैं कि जब अपना राज हो जाएगा तो जमींदार न रहेंगे। मैंने शान जमाई, जमींदारों के रहने की जरूरत ही क्या है? ये लोग गरीबों का खून चूसने के सिवा और क्या करते हैं? ठाकुर ने फिर पूछा, तो क्यों सरकार सब जमींदारों की जमीन छीन ले जाएगी? मैंने कहा, बहुत से लोग तो खुशी से दे देंगे। जो लोग खुशी से ना देंगे तो उनकी जमीन छीननी ही पड़ेगी। हम लोग तो तैयार बैठे हुए हैं। जैसे ही अपना राज हुआ, अपने इलाके किसानों के नाम कर देंगे। मैं कुर्सी पर पांव लटकाए बैठा था। ठाकुर मेरे पांव दबाने लगा। फिर बोला, आजकल जमींदार लोग बड़ा जुल्म करते हैं सरकार। हमें भी हुजूर अपने इलाके में थोड़ी सी जमीन दे दे तो चलकर वहीं आपकी सेवा में रहे। मैंने कहा, अभी तो मेरा कोई अधिकार नहीं है भाई, लेकिन जैसे ही अधिकार मिला मैं सबसे पहले तुम्हें बुलाऊंगा। तुम्हें गाड़ी चलाना सिखाकर अपना ड्राइवर बना लूंगा। सुना, उस दिन ठाकुर ने खूब भांग पी और अपनी पत्नी को खूब पीटा और गांव के साहूकार से लड़ने पर तैयार हो गया। छुट्टी इस तरह खत्म हुई और हम फिर इलाहाबाद चले। गांव के बहुत से लोग हम लोगों को छोड़ने आए। ठाकुर तो हमारे साथ स्टेशन तक आया। मैंने भी अपना नाटक खूब सफाई से खेला और अपनी रईस जैसी नम्रता और महानता की छाप हरेक के दिल पर लगा दी। जी तो चाहता था हरेक नौकर को अच्छा इनाम दूं, लेकिन वह हैसियत कहाँ थी।
वापसी का टिकट था ही, केवल गाड़ी में बैठना था, पर गाड़ी आई तो ठसाठस भरी हुई थी। दुर्गा पूजा की छुट्टियां बिताकर सभी लोग लौट रहे थे। सेकंड क्लास में तिल रखने की जगह नहीं थी। इंटर क्लास की हालत उससे भी बुरी। यह आखिरी गाड़ी थी, किसी तरह रुक नहीं सकते थे। बड़ी मुश्किल से तीसरे दर्जे में जगह मिली। हमारे ठाठ बाट ने वहां अपना रंग जमा लिया, मगर मुझे उसमें बैठना बुरा लग रहा था। आए थे आराम से लेटे, जा रहे थे सिकुड़े हुए। करवट बदलने की भी जगह न थी। कई आदमी पढ़े लिखे भी थे। वे आपस में अंग्रेजी राज की तारीफ करते जा रहे थे। एक महाशय बोले, ऐसा न्याय तो किसी राज में नहीं देखा। छोटे बड़े सब बराबर। राजा भी किसी पर अन्याय करे तो अदालत उसकी गर्दन दबा देती है। दूसरे सज्जन ने समर्थन किया, अरे साहब, आप खुद राजा पर मुकदमा कर सकते हैं। अदालत में राजा के खिलाफ फैसला हो जाता है। एक आदमी जिसकी पीठ पर बड़ा गट्ठर बंधा था, कलकत्ते जा रहा था। कहीं गठरी रखने की जगह न मिलती थी, पीठ पर बांधे हुए था। इससे परेशान होकर बार बार दरवाजे पर खड़ा हो जाता। मैं दरवाजे के पास ही बैठा हुआ था। उसका बार बार आकर मेरे मुंह को अपनी गठरी से रगड़ता मुझे बहुत बुरा लग रहा। एक तो हवा यूं ही कम थी, दूसरे उस गंवार का आकर मेरे मुंह पर खड़ा हो जाना मानो मेरा गला घोटना था। मैं कुछ देर तक सब्र किए बैठा रहा। अचानक मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उसे पकड़कर पीछे धक्का दे दिया और 2 थप्पड़ जोर जोर से लगा दिए। उसने आंखें निकाल कर कहा, क्यों मारते हो बाबूजी, हमने भी किराया दिया है। मैंने उठकर 2-3 थप्पड़ और जड़ दिए। गाड़ी में तूफान आ गया। चारों ओर से मुझ पर ताने पड़ने लगे। अगर इतने नजाकत वाले हो तो फर्स्ट क्लास में क्यों नहीं बैठे? कोई बड़ा आदमी होगा तो अपने घर का होगा, मुझे इस तरह मारता तो दिखा देता। क्या कसूर किया था बेचारे ने? गाड़ी में सांस लेने की जगह नहीं, खिड़की पर जरा सा सांस लेने खड़ा हो गया तो? पर इतना गुस्सा? अमीर होकर क्या आदमी अपनी इंसानियत बिल्कुल खो देता है? यह भी अंग्रेजी राज है जिसका आप बखान कर रहे थे। एक ग्रामीण बोला, दफ्तर में तो घुसने की औकात नहीं और इतना मिजाज। ईश्वरी ने अंग्रेजी में कहा, व्हाट एन इडियट यू आर वीर, तुम कितने बेवकूफ हो वीर। और मेरा नशा अब कुछ कुछ उतरता हुआ मालूम हो रहा। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद्र जी की यह कहानी नशा हमें इंसानियत और चरित्र का सबसे बड़ा सबक सिखाती है। नशा सिर्फ शराब का नहीं होता, पैसे, ताकत और झूठी शान का नशा उससे भी कहीं ज्यादा जहरीला होता है। हम अक्सर दूसरों के अवगुणों की आलोचना करते हैं, पर जब हमें वैसा ही माहौल मिलता है तो हम खुद भी उसी रंग में रंग जाते हैं। सिद्धांत बोलना बहुत आसान है, लेकिन उन पर खरा उतरना तभी साबित होता है जब हमारे पास अधिकार और ताकत हो। ईश्वरी के एक वाक्य, तुम कितने बेवकूफ हो, ने वीर के उस झूठे नशे को एक झटके में तोड़ दिया और उसे उसकी असलियत दिखा दी। यह कहानी हम सभी को अपने अंदर झांकने पर मजबूर करती है कि कहीं हम भी किसी झूठी शान के नशे में अपनों या बेबस लोगों के साथ बदतमीजी तो नहीं कर रहे। आपको वीर के इस बदलाव और कहानी के अंत में कितना प्रभावित किया, कमेंट करें। अपनी राय जरूर बताएं। अगर यह विचारणीय कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही जीवन की सीख देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।